फिर से आप लोगों का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल स्काई अड्डा 247 पर। और फिर से मैं आप सभी का बीच आ चुका हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जहाँ से हमने छोड़ दिए थे, यानी जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में ख़त्म किए थे, वही से आज हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का चल रहा है बिहार का इतिहास, और बिहार के इतिहास को हमने अलग अलग पार्टों के अंदर में डिवाइड कर दिए थे और बहुत ही बेहतरीन तरह से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था। तो दोस्तों, हम बिहार के इतिहास में क्या क्या कवर कर लिए एक बार मैं आपको वो डिटेल में बता देता हूँ, डिटेल के अंदर में, और फिर हम चलते आगे, जो कि हमारा आज नेक्स्ट वीडियो होगा। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो भी पिछले वीडियो हमने 2 वीडियो अभी तक कर लिए हैं जो कि बिहार के इतिहास के बारे में, तो बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आया होगा। और आज हम ये वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही मेहनत करके कंटेंट तैयार किया हो आप सभी के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते करते स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम जो पिछले वीडियो के अंदर में क्या किए थे दोस्तों, बिहार का इतिहास, बिहार का हमने क्या किया दोस्तों, इतिहास क्या था, जो कि आप सभी को पता है कि इसको हमने अलग अलग जो भाग में उसको बांट दिए थे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी टॉपिक को, बहुत लंबा टॉपिक को ख़त्म करना उतना आसान नहीं होता है, और इसी को देखते हुए हमने छोटे छोटे पार्ट बना दिया था। जैसे कि हमने प्राचीन बिहार, जो कि एक हिस्सा मैंने बना दिया था, प्राचीन बिहार, और इसको हमने फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ पे तो 4 भागों में हमने बांट दिए थे। कितने भागों में? अलग अलग भागों में, यहाँ पे 5 भागों में हमने बांटा था। क्या चीज़? पाषाण काल, वैदिक काल, महाजन पद, मौर्य एवं गुप्त वंश, बौद्ध एवं धर्म। ठीक है, तो हमने अभी तक जो कर लिए थे वो कहाँ तक हो गया था हमारा दोस्तों? हमारा जो हुआ था लास्ट, वो हुआ था हर्यक वंश। क्या हुआ दोस्तों? हर्यक वंश के हमने कर लिए थे। और आज हम करेंगे, जो आज के टॉपिक होने वाला है हमारा दोस्तों, वो होगा आपका शिशुनाग वंश। क्या होगा दोस्तों? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, जो कि बात करेंगे यहाँ पे तो 412 ईस्वी से लेकर 344 ईसा पूर्व हमारा ये ईसा पूर्व चला था। तो चलते हैं हम कंटेंट पे, और आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा शिशुनाग वंश। उसके बाद हम नंद वंश पढ़ेंगे, और इसी प्रकार बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। मौर्य वंश पढ़ेंगे, अशोक पढ़ेंगे, बिंदुसार पढ़ेंगे। दोस्तों, ऐसे कंसेप्ट के साथ में कंटेंट लेकर आया हूँ, और मैं पढ़ाने के बाद पूरे उम्मीद कर सकता हूँ, पूरे आप लोगों के साथ ये बता सकता हूँ कि कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। चाहे ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चन आए, चाहे वो बिहार पुलिस में हो या फिर बिहार दरोगा में हो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर में आपको अगर पूछने वाले इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटने दूँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि इतना मेहनत मैंने कंटेंट पे किया हूँ कि कोई भी टीचर दोस्तों स्टार्टिंग से ही महान नहीं होता है, महान बनना पड़ता है। उसका लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और मैंने कंटेंट तैयार करने से पहले बहुत सारा प्रैक्टिस किया हो अलग अलग बुक से, और फिर मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया हो, और फिर मैं आपको पढ़ाने का, समझाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हमने कंटेंट पर आ चुका हो। पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों हमने किए थे यहाँ पे हर्यक वंश। क्या किया दोस्तों? हमारा हर्यक वंश, जो कि लास्ट टॉपिक था, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो गया था, यानी कि हमारा टॉपिक, हमने वीडियो को एंड कर दिए थे। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इससे आगे, यानी कि आज हम करेंगे दोस्तों शिशुनाग वंश। क्या करेंगे दोस्तों? शिशुनाग वंश करने वाले यहाँ पे हम। ये हमारा क्या है तो प्राचीन बिहार के अंदर में, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। जो शिशुनाग था वो किसके जगह पर स्थापना किया? हर्यक वंश। सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पे कि इससे पहले किसने किया था? तो हर्यक वंश ने किया था। अब हर्यक वंश नहीं रहा तो फिर कौन लिया? शिशुनाग वंश ले लिया। उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। वैशाली एक जगह है बिहार के अंदर में, जो कि शिशुनाग ने अपना क्या बनाया था? यहाँ पे राजधानी बनाया था। दोस्तों, वही बात करेंगे यहाँ पे हम। शिशुनाग ने राजा को, अनवर्धन को पराजित कर अंतिम रूप से मगध में मिलाया था। यानी कि बात करेंगे यहाँ पे अवनति के राजा इस जो जगह था उसको पराजित कर लिया था, और फिर उन्होंने मगध में मिला लिया था। उसके दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे, इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं
कौशाम्बी को भी मगध में शामिल किया था। ये दोस्तों जगह था, ये जो जगह था यहाँ पे वत्स और ये कौशाम्बी, ये जगह था जिसको किस में मिलाया था दोस्तों, यहाँ पे मगध के अंदर में मिला लिया था। क्वेश्चन बन सकता है कि वत्स एवं कौशाम्बी को किस में मिलाया था, कौन, शिशुनाग ने। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मगध के अंदर में मिला लिया था। ओके दोस्तों, फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे कि 1904 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद 1994 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। दोस्तों अब ये क्या हुआ कि शिशुनाग को मरने के बाद जो है वो मगध का जो शासक बना वो कौन था, कालाशोक। ठीक है, पुराणों में उससे क्या कहा गया दोस्तों, काकवर्ण कहा गया। पुराणों के अंदर में क्या कहा गया दोस्तों, उसको काकवर्ण कहा गया। किसको, तो कालाशोक को क्या कहा गया, काकवर्ण कहा गया। बात करें दोस्तों यहाँ पे कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। जब कालाशोक आया तो जो मगध की राजधानी था दोस्तों वो फिर से क्या हो गया, तो पाटलिपुत्र जो कि अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में क्या हमारा पटना है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पे कालाशोक ने 1883 ईसा पूर्व में, कालाशोक ने 1883 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। क्या क्या दोस्तों यहाँ पे द्वितीय संगीति का आयोजन किया। बात करें दोस्तों यहाँ पे कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। अब बात करेंगे कालाशोक बनने के बाद उसका जो था क्या था, तो उसके पुत्र के 10 पुत्रों था उन्होंने शासन चलाया। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक क्या था, नंदीवर्धन था दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हो कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम था वो क्या था, तो नंदीवर्धन था। वही दोस्तों यहाँ बात करेंगे नंद वंश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। नंदीवर्धन से क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा नंद वंश स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले थोड़ा मैं आपको बैक में ले जाता हूँ, शिशुनाग वंश के थोड़ा बताता हूँ आपको शॉर्ट में। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह पे शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने वैशाली की राजधानी बनाया और उस प्रकार से यहाँ पे क्या दोस्तों कालाशोक मगध के शासक बना था। उसके बाद और फिर उसको क्या कर दिया, तो कालाशोक ने समय मगध की राजधानी फिर से पाटलिपुत्र कर दिया था। कालाशोक ने 1853 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया और जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक क्या नंदीवर्धन था। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा नंद वंश। क्या दोस्तों, नंद वंश। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के अंदर में ये चीज़ पूछा जाता है, नंद वंश। नंद वंश क्या होता है दोस्तों, 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक चला था हमारा। महादन पद ने 344 ईस्वी में क्या दोस्तों, 344 ईसा पूर्व में 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। अब सिंपल सी बात दोस्तों, शिशुनाग अगर वंश का स्थापना यानी कि उसका अंत हुआ तो क्या यहाँ पाया, महादन पद आया और उसने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया था और फिर नंद वंश की स्थापना की। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे महादन पद ने एक राट अथवा एक छत्र की क्या दिया था, उपाधि धारण की। वही बात करें दोस्तों यहाँ पे पाली ग्रंथ में महादन पद को क्या किया, यहाँ पे अग्रसेन कहा गया। क्या कहा गया, अग्रसेन कहा गया। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया दोस्तों। किसको, तो महादन पद जो था हमारा महापदनंद, इसको क्या कहा पुराणों में, परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया। उस बात करेंगे महापदवंश नंद ने पंचाल, इक्सा, काशी, अस्मा, कलिंग, इस प्रकार से बहुत सारी जगह था, उसमें क्या किया था, तो मगध का विस्तार किया। और अब तक 321 ईसा पूर्व तक काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महादन पद के समय में हुआ था। बात करें दोस्तों यहाँ पे व्याकरण के महान विद्वान पानी महादन पद की समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक क्या था दोस्तों, धनानंद था। क्या था दोस्तों, धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक क्या था, धनानंद था। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। कौन, तो सिकंदर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही डिटेल के अंदर में।
फिलहाल हम चलते आगे। आगे हम पढ़ते हैं नंद वंश के आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध के सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना वैश नदी पार करने की इनकार कर दिया। दोस्तों यहाँ पे सिकंदर की सेना था वो नंद वंश यानी कि जो हमारा इसमें कहाँ पे सिकंदर दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे थे हम दोस्तों मगध जो था हमारा नंद वंश का शासक। इसके अंदर में सिकंदर की सेना आने से मना कर दिया क्योंकि उसका जो था नंद वंश का था वो सैनिक शक्ति बहुत ही मजबूत था और इसी कारण जो हमारा उसका सिकंदर का सेना था वो मना कर दिया। वही बात करें दोस्तों यहाँ पे धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो धनानंद था वो चाणक्य को अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। यानी कि दोस्तों धनानंद यानी कि जो हमारा मगध का अंतिम शासक क्या था तो हमारा धनानंद था। उसने क्या किया तो चाणक्य को अपमान किया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सहायता लेकर या फिर साथ मिलकर उसका हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुआ। वही बात करें दोस्तों यहाँ पे मौर्य वंश 321 से 145 ईसा पूर्व तक चला। ये बात करें दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य क्या दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो कि 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चला। और जानते हैं जस्टिन एवं एस्ट्रबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोस्टस कहा जिनकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लेटार्ट अजीब नाम है क्योंकि अंग्रेज का नाम है। तो आप पेन में दिक्कत आ गई है कोई बात नहीं। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक्ट्रेस के रूप में चिन्हित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई सिंध में चंद्रगुप्त को काबुल कंधार मकरान एवं हिरासत का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार में दिए थे। बात करें दोस्तों युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेटिया से सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थीन को भेजा। मेगास्थीन ने इंडिका की रचना की। बात करें दोस्तों यहाँ पे इंडिका क्या दोस्तों इंडिका की रचना किसने किया दोस्तों यहाँ पे मेगास्थीन ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का समाज का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन ये दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण वगैरह कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। अब क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म को मानता था दोस्तों जैन धर्म को। क्या कौन सा दोस्तों जैन धर्म को यहाँ पे मानता था। कौन चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपाधि पद्धति सलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। और उसके बाद स्टार्ट होता है बिंदुसार। क्या दोस्तों उसके बाद स्टार्ट होता है बिंदुसार। और बिंदुसार का शासन जो चला था वो 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व में चला था। और वही बात करें दोस्तों यहाँ पे हम तो बिंदुसार यानी कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। क्या था दोस्तों उत्तराधिकारी। क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों तो बिंदुसार था। क्या दोस्तों बिंदुसार था। वही बात करेंगे उसे अमित्रघात सिंह सेन आदि नाम भी दिया गया था।
आप बात करें दोस्तों यहाँ पे स्टेवो के अनुसार ये हमारे इतिहासकार है, इसके अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोमिल फिलाडेल्फी ने डायनोसियन नामक राजदूत भेजा था। ये सब अंग्रेजी नाम है, थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा PDF को अच्छे से। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। दोस्तों यहाँ पे बिंदुसार के पुत्र कौन थे दोस्तों? अशोक। क्वेश्चन देख रहे हो, बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या दोस्तों? अनुयायी था। अब स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ पे अशोक का शासनकाल। क्या दोस्तों? अब स्टार्ट होता है यहाँ पे अशोक का शासनकाल, जो कि यहाँ पे 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यहाँ पे चला था। और अशोक का काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम का व्यू से। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। दोस्तों बिंदुसार के मरने के बाद 4 साल बाद अशोक ने गद्दी पर बैठा था, और इससे पूर्व वो उज्जैन का राज्यपाल था। अब बात करें दोस्तों कि अशोक क्या था दोस्तों? अशोक जो था यहाँ पे वो 4 साल बाद मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। उससे पहले अशोक किसका राज्यपाल था दोस्तों? उज्जैन का राज्यपाल था। क्वेश्चन दे सकते हो, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ। अब ये कंटेंट पूरे कोर्स मतलब पूरे तरह से आप कर लिए तो आप समझो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है किसी भी टॉपिक से तो छूटने वाला नहीं है। दोस्तों यहाँ पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया था। ठीक है, मस्की एवं गुजार के अभिलेख में उसे अशोक कहा गया। सिन्हन अनुश्रुतियों के बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इनकी पुष्टि नहीं होती है, इसकी पुष्टि नहीं होती है कि 99 भाइयों की हत्या कर अपने गद्दी पर बैठा था। बात करें दोस्तों यहाँ पर अशोक ने अपने शासन में 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था। कलिंग को मगध में शामिल किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि कलिंग को किसके अंदर में शामिल किया गया था? मगध में शामिल किया गया था। किसके द्वारा? अशोक ने किया गया था। कब? 9वें वर्ष में, जब इसका शासनकाल का 9वां वर्ष चल रहा था तब इन्होंने कलिंग के साथ युद्ध किया 261 ईसा पूर्व में, और उसके बाद कलिंग को मगध के अंदर में शामिल कर लिया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। आप यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन सा लेख में किया गया था दोस्तों? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 13वें शिलालेख के अंदर में किया गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और उससे पूर्व वो शैव। बात करें दोस्तों अशोक कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? यहाँ पे बौद्ध धर्म, और उससे पहले क्या था? कौन सा धर्म था? शैव धर्म को अपनाया था। दोस्तों यहाँ पे धर्म को मानता था, यानी कि बौद्ध धर्म को मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त के अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। कौन दिया था दोस्तों? यहाँ पे उपगुप्त ने अशोक को क्या दिया था? तो बौद्ध धर्म की ज्ञान दी थी। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष: 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में दोस्तों निगाली सागर की यात्रा किया था, 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अलंकन किया था। 14वें वर्ष में दोस्तों यहाँ पे धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घाट कर A1/8 कर दिया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि अशोक का पुत्र कौन था? महेंद्र। उसकी पुत्री कौन थी? संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा दोस्तों? श्रीलंका भेजा। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों। बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए कहाँ भेजा? अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को
कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। अशोक ने लगभग 33 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उनके दसवां उत्तराधिकारी ने शासन किया और ये उत्तराधिकारी कुणाल क्या था? कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोहन, दशरथ, संपत्रित, इस प्रकार के नाम है। शत्रुघ्न एवं ये रामायण से लिया गया दोस्तों। और फिर यहाँ पे मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था दोस्तों? बृहस्पति था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। क्वेश्चन बन सकता है मौर्य वंशों का शासनकाल कितने का था? 137 वर्ष का था। दोस्तों अब स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। अब स्टार्ट होता है हमारा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, और इसको मैं समझूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।